जैसे ही इंसानों ने इस धरती पर कदम जमाए, वो तब से धड़ाधड़ अविश्वसनीय स्मारकों और स्थलों का निर्माण कर रहा है जो पूरी तरह से मनुष्यों को समर्पित है। इनमें से कुछ लैंडमार्क्स तो इतने पुराने कि भाई अब उनसे जी भर गए। लेकिन इस स्मारक जैसे आज दिखते हैं, इनका शुरुआती डिजाइन एक्चुअली ऐसा नहीं था, बल्कि उन सभी के बहुत से अल्टरनेट डिजाइन तैयार किए गए थे। काले स्याह ताजमहल से लेकर माउंट रशमोर तक, जिस पर एक महिला का भी चेहरा था, और यहाँ तक कि भद्दा सा व्हाइट हाउस का डिजाइन भी। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया भर में प्रसिद्ध स्थलों के कुछ सबसे पागलपन से भरे डिजाइन पर एक नजर डालेंगे, जैसे कि ये मशहूर लैंडमार्क्स बनाए जा सकते थे। एक नुकीला डिजाइन विश्व मेला और आर्किटेक्चर का चोली दामन का साथ है। जब कोई शहर इसकी मेजबानी करता है तो वे कुछ ऐसे प्रभावशाली और अद्भुत स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो शहर के आउटलुक की काया ही पलट देते हैं। इसी विश्व मेला की ही देन है सिएटल स्पेस नीडल, ब्रुसेल्स एटोमियम और पेरिस का ये बड़ा गियोटिन। ओह वेट, माफ कीजिए, मेरा मतलब था द आईफिल टावर। ये मानो उस विशाल सिर काटने वाली मशीन का डबल एक्सल साइज था भाई। जब पेरिस 1889 में विश्व मेले का मेजबान बना तो फ्रेंच इस अवसर पर एक नया लैंडमार्क बनाकर जश्न मनाना चाहते थे। गुस्ताव के आईफिल के टावर डिजाइन को चुने जाने से पहले हालांकि 700 अलग अलग डिजाइन को सबमिट किया गया था। उसमें से एक विशाल लाइट हाउस भी था जो लगभग 1000 फीट लंबा और ठोस ग्रेनाइट से बना हुआ था। इनके डिजाइनर ने दावा किया कि इसमें इतनी तेज रोशनी होगी कि पेरिस के लोग रात में भी अखबार पढ़ सकेंगे। अरे भैया, इतनी तेज रोशनी तो नींद की भी नींद उड़ा देती। लेकिन जनाब, सबसे अतरंगी थी एक विशाल गियोटिन बनाने की पेशकश, वो भी पेरिस के बीचों बीच। गियोटिन उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रतीक होगा जिसमें फ्रेंच ने इन घातक डिवाइसेस का इस्तेमाल शाही परिवार और शासक वर्ग के कई सदस्यों को निपटाने के लिए किया था। हालांकि ये कभी नहीं बताया गया कि इस गियोटिन की कितनी लंबाई तय की गई थी, पर यह तो पक्का है कि इससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की गर्दन और ताज दोनों खतरे में थे। कैपिटल पर चिकन। कई मायनों में कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी लोकतंत्र की जान है। ये 120 से अधिक वर्षों से गतिशील है। यही वो जगह है जहां राष्ट्रपतियों को शपथ दिलाई जाती है और यहां राष्ट्र के कानून लिखे जाते हैं। लेकिन ये मुश्किल से एक चिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह बनने से बाल बाल बचा था। 1792 में थॉमस जेफरसन ने घोषणा की कि उस वक्त की अनबिल्ट कैपिटल बिल्डिंग के डिजाइन को चुनने के लिए एक आर्किटेक्चुरल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जेफरसन खुद एक आर्किटेक्ट थे, इसलिए उन्हें लगा कि वो एक ऐसा डिजाइन चुन सकते हैं जो उनके दोस्त और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का दिल खुश कर दे। लेकिन तभी हुई एक ऐसी एंट्री जिसने पक्के तौर पर उन्हें निराश किया। ये वाली, जो शौकिया आर्किटेक्ट जेम्स डायमंड की थी। आप कहेंगे कि इमारत दिखती तो ठीक ठाक है, पर जरा नजर डालें इसके टॉप पर। जी हाँ, यहाँ सबसे ऊपर ये स्केच एक वेदर विंड को रिप्रेजेंट करने के लिए थी। जी नहीं, ये चिकन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो यहाँ गंजा ईगल बनाना चाहता था। पर ये विशाल डरपोक दिखने वाले पक्षी वॉशिंगटन के दिल में जगह नहीं बना पाए और 1793 में उन्होंने विलियम थॉर्नटन के डिजाइन पर मोहर लगाई, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि ये भव्यता और सुंदरता को दर्शाता है। अजय, आपको एक मजेदार फैक्ट बताऊं? जब ये तय करना था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक टर्की को वोट दिया था। तो भले डायमंड का वो डिजाइन कितना भी बेकार हो, पर वो और ज्यादा भद्दा हो सकता था सच में। ले एलिफों डे ट्रियम्फ, वो वापस पेरिस में चलते हैं। अरे नहीं, चिंता ना करें, वो और पागलपंती नहीं कर रहे। मतलब इस लूप की जगह पर कोई बड़ी इलेक्ट्रिक कुर्सी बनाने की नहीं सोच रहे। जी, द आर्क डी ट्रायम्फ बनाने को नेपोलियन ने 1806 में फ्रांस की कई सैन्य जीत का जश्न मनाने के लिए हरी झंडी दी थी। साफ शब्दों में कहूं तो नेपोलियन की सैन्य जीत को। यह 1836 में बनकर एकदम तैयार था, जो अब फ्रांसीसी लोगों की खुशी को कम और नेपोलियन के अहंकार की निशानी ज्यादा लगता है। लेकिन ठीक 45 साल पहले इसकी जगह एक बहुत ही अजीब और गरीब डिजाइन पेश किया गया था, ले एलिफेंट ट्रियम्फाई। इस बचकाने हाथी के स्मारक में इस जानवर के पेट में जाने वाली एक घुमावदार सीढ़ी के साथ साथ एक जटिल ड्रेनेज सिस्टम भी था, ताकि पानी लगातार उसकी सूंड से निकल सके। जबकि ये हाथी सिर्फ 33 फीट लंबा होता, मतलब इस आर्च से 130 फीट छोटा। पर भैया, इसमें अंदर से खूबसूरत सजावट और यहाँ तक कि एक बगीचा भी होता। खैर, फ्रांसीसी सरकार ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने पक्का इसी अतरंगी डिजाइन से प्रेरित होकर ले एलिफेंट डी बेस्टिल नामक स्मारक बनाने का सोचा, पर अफसोस कि कभी बन ना सका। यह मॉल इन रोज पार्क से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर होता, जहाँ पहले से हाथी की एक बड़ी मूर्ति मौजूद थी। आप पक्का सोचते तो होंगे कि भैया पेरिस को हाथियों का इतना जुनून क्यों था, तो बता दूं कि फ्रांस में इन्हें महान और निहायती मजबूत माना जाता था। पर इस पर गौर फरमाएं कि पेरिस तो आज की तुलना में बिल्कुल अलग दिख सकता था। मतलब एक विशाल हाथी, विशाल गियोटिन, ये तो भैया खूबसूरती के नाम पर डरावने सपने जैसा लगता है ना।
द फुल रशमोर। माउंट रशमोर अमेरिका के सबसे नामी राष्ट्रपतियों को समर्पित है। इस स्मारक को खत्म होने में 14 भीषण साल लगे। हर चेहरे को हाथों से पहाड़ से उकेरा गया और ये 60 फीट ऊंचे हैं। एक मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ आधा ही बना हुआ है। दरअसल ये प्रोजेक्ट 1927 में गुडजोन बोर्गलम नाम के एक व्यक्ति की देखरेख में शुरू हुआ था। बोर्गलम अमेरिकी इतिहास के महापुरुषों के स्मारक बनाने के विचार से ऑब्सेस्ड थे और शुरू में तो वो चेहरे के साथ उनका पूरा शरीर भी बनाना चाहते थे। धत्तेरी, जैसे ये लोग सोचते वो गर्दन के नीचे नंगे। बोगलम ने अमेरिका के पूरे इतिहास को शामिल करने का सोचा था, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार इसे मंजूरी नहीं दी क्योंकि बोगलम भावनाओं में कुछ ज्यादा बह रहे थे। हालांकि निर्माण शुरू होने के बाद ये कहा गया कि सुसान बी एंथनी, एक जरूरी उन्मूलनवादी और महिला अधिकारों की वकील, को भी स्मारक में जोड़ा जाए। ये विचार इतना लोकप्रिय था कि सुजैन को शामिल करने के लिए एक बिल तक लिखा गया और फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट ने ऐसा करने के लिए बोगलम को खुद खत लिखा। तो फिर सुजैन का चेहरा पहाड़ पर क्यों नहीं? खैर, बोगलम एक बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी थे और किसी भी महिला की मूर्ति उसके मर्दाना पहाड़ पर बनाने के विचार के खिलाफ थे, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं थी। स्मारक को तैयार होने में पहले ही 14 साल लग गए थे और सुजैन को जोड़ने से निर्माण का समय 17.5 साल तक बढ़ जाता। पर अगर शरीर भी बनाया जाता तो वक्त दोगुना हो गया होता, और अगर वे अमेरिका के पूरे इतिहास को भी जोड़ते तो क्या पता भैया आज भी काम चल रहा होता। आप क्या सोचते हैं, क्या उस पहाड़ पर सुजैन को जगह मिलनी चाहिए थी? और अगर आप माउंट रशमोर पर अमर होने के लिए किसी और को चुन सकते तो वो कौन होगा? एल्विस प्रेस्ली, माइकल जॉर्डन, हल्क होगन? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, ऐसे ही वाव फैक्ट्स के लिए इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक ताज की पहेली। भारत का ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रिय इमारतों में से एक है, लेकिन इसके पुराने संगमरमर में एक काला सच छुपा हुआ है। सच में शाहजहां भारत का मुगल सम्राट था जो भव्य आर्किटेक्ट का प्रेमी था और इन्होंने कुछ अद्भुत स्ट्रक्चर्स भी बनवाए, जैसे कि वजीर खान और सुंदर जामा मस्जिद। 1631 में जब उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई तो जहां इतना दुखी था कि उसने अपनी सबसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया, पत्नी की समाधि का। 22 सालों में तैयार हुआ ताजमहल इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है और इसका निर्माण पूरी तरह से सिमेट्रिकल था, छोटी छोटी डिटेल्स तक। यह असल में इतना सिमेट्रिकल है कि कई इतिहासकार तो ताजमहल को अधूरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। 1640 और 1655 के बीच जहान ने सच में नदी के पार एक दूसरे ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। ये महल एक चीज के अलावा बिल्कुल पहले वाले जैसा होता। इसे सफेद मार्बल की जगह एकदम ब्लैक स्टोन से बनाया जाना था। ये पहले वाले से भी ज्यादा सिमेट्रिकल होता क्योंकि जहान ने अपनी पत्नी के सामने काले ताज में दफन होने की योजना बनाई थी, पर अफसोस उनके निधन के बाद जहान के बच्चे गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़ने में इतनी व्यस्त थे कि प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल ना हो सका। इसे कहते हैं ना, डार्क पास्ट। हैशटैग चौगुने टावर्स। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क शहर के लिए एक काला दिन था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले ने 1800 फीट के दोनों टावर्स को तबाह कर दिया और अमेरिका के इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। आखिर में निर्णय लिया गया कि एक नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहले वाले के एकदम साथ ही बनाया जाएगा। इसमें एसओएम के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिजाइन ने बाजी मारी, पर प्रतियोगिता में काफी गहमागहमी थी और कई गलत अल्टरनेट डिजाइन भी पेश किए गए थे। जैसे कि फोस्टर एंड पार्टनर्स ने इस बड़े डरावने सन ब्लॉटिंग डिजाइन को पेश किया जिसमें ज्योमेट्री की क्लास से भी ज्यादा एंगल्स थे। शिगेरू बान ने इस डिजाइन को पेश किया। भैया या तो वो वीडियो गेम का शौकीन था या पक्का स्पाइडरमैन ने इसके चारों ओर एक दो चक्कर लगा दिए। पर सबसे बेकार डिजाइन की ट्रॉफी मिलती है रिचर्ड मेयर एंड पार्टनर्स के डिजाइन को। इनके आरएमपी डिजाइन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 टावर थे जिनमें हर एक 1000 फीट से ऊंचा था। साथ ही साथ हर टावर गगनचुंबी पुलों की मदद से दूसरे से जुड़ा हुआ होगा जिससे वे बड़े हैशटैग की सीरीज दिखें। उन्होंने इसे मानते हुए ये तर्क दिया कि हैशटैग सद्भाव, स्थिरता और गर्मा को बढ़ावा देता है। भैया फिर तो ट्विटर की जगह बिल्डिंग पर हैशटैग कैंपेन चलते है ना। जीनी जुराड्स। अब आप लिंकन के स्मारक को इमेजिन करते हैं तो कौन से टैगलाइन दिमाग में आते हैं? शायद रूढ़िवादी, गर्व और सम्मानजनक जैसे शब्द, है ना? आप भयानक, थोपना या गुप्त जैसे शब्द नहीं सोचते। जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे रिजेक्टेड डिजाइन्स में से एक पर सूट करते हैं जो सभी एकदम अजीब थे। एक में बड़ा पुराना इजिप्शियन जैसा पिरामिड था जबकि दूसरा एक पुरानी ग्रीक पार्थेनन शैली की इमारत थी। चलो ये सब तो हुआ चेपा हुआ माल, है ना, लेकिन सबसे भद्दा और सबसे डरावना तो ये है लिंकन जिगुराट। जिगुराट सीढ़ियों जैसे पिरामिड है और इनका कनेक्शन मेसोपोटामिया से। पर यार एक स्मारक के लिए ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक और डरावने नहीं लगते, है ना? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, लिंकन की बड़ी सी मूर्ति इसके ऊपर खड़ी होकर आपको घूर रही, अब बताओ इंस्पायरिंग या डरावना? जिगुराट लगभग 100 फीट लंबा होता, मतलब 9 मंजिला इमारत के बराबर, और उसकी बेस में एक दरवाजा भी होता। अंदर क्या होता ये कभी नहीं बताया गया। शायद कोई बलिदान कक्ष होता जहां आप हाई लॉर्ड लिंकन को
बालियां दे सकते थे, पर अंत में उन्होंने कम दिखावटी लिंकन स्मारक बनाने को चुना, जिसे हम सब आज भी जानते हैं। इसका उद्घाटन 30 मई 1922 को हुआ था और इसे पूर्व राष्ट्रपति विलियम टैफ्ट ने बनाया था। वो पक्का सोच रहा होगा कि उसके स्मारक बनने का नंबर कब आएगा, है ना? सॉरी टैफ्ट, अभी तो नहीं। मारियो कार्ट ब्रिज लंदन ब्रिज आर्किटेक्चर का एक सुंदर और प्रतिष्ठित नमूना है। एक सदी से भी अधिक समय से ये लंदन के सबसे स्थायी और डिफाइनिंग लैंडमार्क्स में से एक रहा है। सिवाय इसके कि ये लंदन ब्रिज है ही नहीं, बल्कि ये तो टावर ब्रिज है भैया। कंक्रीट का ये फटेहाल ओबाऊ स्लैब वाला असल में लंदन ब्रिज है। अरे नाना, बुरा मत मानो, इन दोनों को एक समझना दुनिया में सबसे आम गलतियों में से एक है। ये सरदर्दी होती ही ना अगर टावर ब्रिज का वो रिजेक्टेड डिजाइन पास हो गया होता तो। ये एकदम यूनिक डिजाइन 19वीं सदी में एफजे पामोर ने पेश किया था, जो पुल कम और आर्ट की शेप ज्यादा दिखाई देता था। ऐसा लगता है जैसे ये मारियो गेम का ट्रैक है। चलिए ये मानते हुए कि इसे पार करते हुए लाल गोलों की सरदर्दी खत्म, पर ये काम कैसे करेगा? जी, पुल के हर लूप में दोनों ओर रिट्रैक्टेबल सेक्शन है। मतलब कि अगर किसी जहाज को गुजरना ही है तो एक हिस्से को अलग कर दिया जा सकता है, जैसे कि जहाज लूप के सेंटर में एंटर हो जाए और फिर जब एक बार पहले वाले हिस्से को बंद किया जाए तो दूसरे छोर को खोला जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक जहाज बिना यातायात को रोके आराम से पुल से गुजर सकता है। भले ही इसे चकराने जैसा लगता है, पर यह वर्तमान पुल की तुलना में सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद था, जिन्होंने जहाज गुजरने पर घंटों इंतजार किया है। तो फिर इस डिजाइन को खारिज क्यों किया गया? शायद ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए। आज जिस टावर ब्रिज को हम जानते हैं उसे बनने में 8 साल, 70,000 टन कंक्रीट, 10,000 टन स्टील और 5 अलग अलग कंपनी के 432 वर्कर्स लगे। पर उस आर्ट जैसे दिखने वाले ब्रिज को तो बनाने में सर्दियां लग जाती हैं भाई। हालांकि ये सिर्फ किस्से ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस डिजाइन को अमल में क्यों नहीं लाया गया? नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। द नॉक ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सभी अमेरिकी प्रतीकों में सबसे आइकॉनिक है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 150 फीट लंबी ये महिला अमेरिका के लिए थी ही नहीं? जी हाँ, ये इजिप्ट के लिए बनाई गई थी। जब 1855 में अहंकारी अगस्टे बार्थोल्डी ने इजिप्ट का दौरा किया तो उन्हें देश के वंडर्स खासा पसंद नहीं आए। उसे जलन महसूस हुई और उन्होंने अबू सिम्बल की नक्काशी को देखा और सोचा कि भाई उसके देश में भी कोई ऐसी बड़ी सी मूर्ति हो। यकीन नहीं होता, उसने एक बार कहा था, अमेरिकियों का मानना है कि स्वतंत्रता दुनिया को रोशन करती है, असल में ये मेरी प्रतिभा है। ओ तेरी, मैं हैरान हूँ कि वो उन बड़ी नक्काशियों को देखकर हैरान नहीं हुआ कि उनका सिर भी उसके जैसा ही बड़ा था। तो फिर अगस्ते काम में लग गया। आखिरकार इस मूर्ति को डिजाइन किया गया जिसे इजिप्ट कैरिंग द लाइट टू एशिया कहा गया। ये 48 फुट ऊंचे आसन पर इजिप्ट के एक किसान की 86 फुट ऊंची मूर्ति थी। ये इजिप्ट की इंडस्ट्रियलाइजेशन को दर्शाता था और लिबर्टी की मूर्ति के मुकाबले बड़ी विनम्र दिखती थी। हालांकि इसमें एक चमकदार नकाब भी होता था। इसे स्वेज नहर पर बसाया जाना था, जिसे इजिप्ट ने हाल ही में बनाया था। इजिप्ट के लिए नहर बड़ा महत्व रखती है। आज भी हर साल हजारों जहाज इससे गुजरते हैं, जिससे देश को अरबों डॉलर की कमाई होती है। तो ये लेडी ऑफ लाइट उनका स्वागत करने के लिए वहां क्यों नहीं? शायद इसलिए कि नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश ने पहले ही 1 अरब इजिप्शियन पाउंड का ब्याज उधार ले लिया था और वो एक नई मूर्ति के लिए फिर से ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही मूर्तियों के भंडार हैं। नाराज बार्थोल्डी ने जल्दी और आलस से डिजाइन को फिर से तैयार किया। फ्रांस ने इसे अमेरिका को उपहार में देने से पहले इस पर 6.7 मिलियन डॉलर का खर्चा किया था। तो भैया ऐसे बनी थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब तोहफे की मूर्ति से। ओह, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। व्हाइट हाउस वॉश आउट। व्हाइट हाउस अमेरिका की जानी मानी और महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है और ये 46 राष्ट्रपतियों का घर भी रहा है और 2 गुना से अधिक राष्ट्रपति के कुत्तों का भी। आधुनिक इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में शुमार होने पर व्हाइट हाउस को बनाने से पहले लाखों डिजाइन पर विचार विमर्श हुआ था। एक प्रतियोगिता रखी गई जिसे जज जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया, जिसमें पहले के राष्ट्रपति का जिक्र भी था। आखिरकार आयरिश वास्तुकार जेम्स होबन के डिजाइन पर सहमति हुई। अमेरिकन को मत बताना भाई, लेकिन होबन ने असल में अपने होम टाउन डबलिन में लिंस्टर हाउस जैसे डिजाइन का ही मॉडल तैयार किया। पर प्रतिस्पर्धी में और भी डिजाइन थे जिन्हें लगभग चुन ही लिया गया था, जैसे ये बॉक्सी डिजाइन फ्लिप हार्ट ने पेश किया था, लेकिन इसे वॉशिंगटन के लिए एलिगेंट या सोफिस्टिकेटेड नहीं माना गया। ये जेम्स डायमंड की पिच है, जो आपको याद होगा कि कैपिटल डिजाइन में रिजेक्ट हुआ था। ये अच्छा तो है, लेकिन सीढ़ियां इमारत के प्रवेश द्वार से कुछ ज्यादा ही दूर है। अरे रुको रुको, पिछली तस्वीर दिखाएं जरा। अरे यार जेम्स, मुर्गे को अब तो बख्श दो भाई। इसके संस्थापक और भविष्य के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन भी एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने शास्त्रीय यूरोपीय वास्तुकला से प्रभावित होकर इस डिजाइन को पेश किया था। भले ही जेफरसन को प्रतियोगिता हारने का मलाल न था, लेकिन अपने कार्यकाल में वो व्हाइट हाउस में कुछ बदलाव करने से हटे नहीं, जैसे कि वाइन सेलर बनाना और ऊपर 2 पानी वाली कोठरी स्थापित करना। ये बात हारकर भी जीत गए जनाब।
खलीफा का दबदबा। बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। ये 2716 फीट ऊंची है और इसमें 140 मंजिलें हैं। अजय, अगर ये आपके लिए काफी नहीं तो सुनिए, उनके पास लगभग एक लबादा भी आ ही चुका था। 2014 में डिजाइनर्स ओप एन ने दुनिया में सबसे बड़ी कला स्थापना की घोषणा की। उनका विचार बुर्ज खलीफा को लपेटना था, जो फिर से याद दिला दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। एक सुपर लाइट वेट फैब्रिक में बुर्ज खलीफा की नकल करने वाले इस कपड़े के साथ स्थापना को एक्सो बुर्ज कहा जाता था। इससे दूर से खलीफा ने दुबई के शहरी लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करना था, जबकि करीब से यह दर्शक को रिफ्लेक्ट करती। सामग्री को जगह पर रखने के लिए पंखे के आकार के सपोर्ट स्ट्रक्चर ऊपर नीचे गिराई जानी थी। ये बुर्ज खलीफा को दुनिया के सबसे ऊंचे शीशे में बदल देता। मुझे यकीन है कि सभी पक्षियों ने इसकी तारीफ की होगी। बुर्ज खलीफा 2717 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई लगभग 557 फीट है। तो इसका मतलब था कि इसका घूंघट का मटेरियल 2,43,668 वर्ग फुट के बराबर होता। ये पूरे मैनहट्टन शहर के 2 ब्लॉक से बड़ा है भाई। तो बुर्ज वो बड़ा शीशा क्यों नहीं बना पाया? हो सकता है कि खराब समय पर इसका प्रस्ताव रखा गया हो। 2014 में बुर्ज खलीफा के प्रबंधन ने घोषणा की कि वे तो एयर कंडीशनिंग और लिफ्ट को चालू रखने का खर्चा सही से नहीं उठा पा रहे, इसलिए इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी दुल्हन जैसा घूंघट देना अभी तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखते हैं। वॉशिंगटन श्राइन। वॉशिंगटन स्मारक आज अमेरिका की सबसे सिंपल, एलिगेंट और अनकॉम्प्लिकेटेड स्थलों में से एक है। ज्यादा होने में भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसे फट से ऐसा सीधा साधा नहीं बनाया गया था। आर्किटेक्ट रॉबर्ट मिल्स अमेरिका के संस्थापक जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में एक स्मारक डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता जीतने के बाद मानो पागल ही हो गए। उनका शुरुआती 1836 का ये प्रस्ताव एक विशाल, लगभग धार्मिक सा दिखने वाला ढांचा था। बेस में एक बड़ा शास्त्रीय शैली का मंदिर था, 250 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा। बीच से एक विशाल 500 फीट का स्तंभ उभरेगा, जिसमें वॉशिंगटन की एक मूर्ति मेन एंट्रेंस पर एक घोड़ा गाड़ी पर आराम फरमाएगी। तो फिर क्या हुआ? खैर, नेशनल वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट सोसाइटी, जिसने प्रतियोगिता करवाई, पब्लिक फंड्स पर निर्भर थी। जैसा कि ये महत्वाकांक्षी, अद्वितीय और भव्य प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत $1 मिलियन से ज्यादा थी, आज लगभग $30 मिलियन जितनी। तो इतने बड़े सपने पब्लिक फंड से पूरे नहीं होते भाई। निर्माण काम तो 1848 तक शुरू भी नहीं हुआ। मिल्स की एंट्री करने के 12 साल बाद तक फिर 1856 में प्रोजेक्ट के लिए पैसा और उत्साह पूरी तरह से खत्म हो गया। प्रतियोगिता शुरू होने के 40 साल बाद 1876 में कांग्रेस के कदम रखने से पहले यह स्मारक दशक दर दशक अधूरा पड़ा रहा। तब तक मिल्स ऊपर की टिकट कटवा चुके थे। शायद ये अच्छा भी था, क्योंकि जब कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने मिल्स के डिजाइन को दरकिनार कर दिया और उसकी जगह ये खाना पूर्ति की। जबकि ये 555 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, ये फिर भी मिल्स की कल्पना से 45 फीट कम है। खैर, जो होना चाहिए था उसकी तुलना में ये वॉशिंगटन स्मारक आज वॉशिंगटन टूथपिक जैसा दिखाई देता है। सिडनी डेंजर हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस को दुनिया दूर से पहचान लेती है। इसे प्यार करें या नफरत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका डिजाइन अलग, यादगार और इकलौता भी है। इसलिए जानना इतना अजीब है कि ये न केवल अलग दिख सकता था, बल्कि ये उस इमारत के लगभग बिल्कुल उलट था जिसे आज हम जानते हैं। 1956 में राष्ट्रीय ओपेरा हाउस को डिजाइन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता रखी गई थी, जो डेनिश आर्किटेक्ट जॉन यूडजन ने जीती थी। लेकिन जोसेफ मार्जेला नाम का एक अमेरिकी वास्तुकार इस ब्लूप्रिंट के साथ दूसरे स्थान पर आया। उसके क्रूर डिजाइन में नुकीले कोण हैं और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और डराने का एहसास देता है भाई, एकदम जैसा कि आप ओपेरा मजल में चाहते हैं। मजाक के बिना, ये बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए डिजाइन को ही चुना। प्रतियोगिता में एडसन की एंट्री मॉर्जेला जैसी ही बोल्ड थी, लेकिन वो हल्का, स्वतंत्र और ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि दो डिजाइन्स को एक देखकर मुझे नहीं पता कि अभी वाले डिजाइन से हल्का या ज्यादा फ्लफियर कुछ लग सकता है, जब तक इसे पेस्ट्री से ना बनाया जाए। सोचिए फिर उसके अंदर कैसी आवाजें गूंजेंगी। कांच के नीचे जीवन। 60 का दशक अमेरिका में बड़े बदलाव का समय था। संगीत में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, युवा हिप्पीवाद की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ पागल बेवकूफ शहरों को विशाल बर्फ के गोले में घेरने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मिलिए सन की आर्किटेक्ट आर बकमिंस्टर फुलर से, जो 1960 में एक पागल आइडिया के साथ आए थे। मैनहट्टन के ऊपर एक विशाल कांच का डोम बनाने के लिए ये डोम तारों की मदद से शटर प्रूफ कांच से बनाया जाना था। अपनी पूरी ऊंचाई पर फुलर का डोम हवा में 1 मील ऊपर होना था और ये 62वीं गली से 22वीं गली तक फैला होता, जिससे इसका डायमीटर 1.8 मील हो जाएगा। फुलर की माने तो डोम बाहर से एक शीशे के चमकदार हेमिस्फीयर जैसा होगा। मुझे तो ये सड़क के खतरे जैसा लगता है भाई। तो डोम के नीचे जीवन में क्या फायदे होंगे?
फुलर के अनुसार ये शहरों को पूरे साल एक आरामदायक नियंत्रित तापमान बनाए रखेगा, जिससे लोगों को हीटिंग पर 80% तक की बचत होगी। शहर को बर्फ हटाने के लिए भी भुगतान नहीं करना होगा, जो पूरे तरह से 10 वर्षों के भीतर डोम के लिए भुगतान किया गया होगा, जबकि इस लागत पर उनका सटीक नंबर पता नहीं। पर आज न्यूयॉर्क शहर $1.8 मिलियन प्रति इंच बर्फबारी को हटाने के लिए भुगतान करता है। तो मतलब सच कहूं तो वो बूढ़ा पूरा पागल नहीं था। अपने प्रस्ताव में उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रोजेक्ट को पक्का फंडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन ये भविष्य में शहरों को डिजाइन करने का एक शानदार तरीका होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक बड़े कटोरे में रहना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। क्राइस्ट द ट्रांसपोर्टर चूंकि ये 1931 में बन चुका था, तो क्राइस्ट द रिडीमर या क्रिस्टो रेडेंटर यकीनन ब्राजील का सबसे फेमस लैंडमार्क बन गया है। लगभग 100 फीट ऊंची ये मूर्ति अपनी गर्म खुली बाजुओं के लिए जानी जाती है, जो खुद 90 फीट तक फैली हुई है। ये लगभग 3 स्कूल बसों जितनी लंबी है। मूर्ति के पोजीशन के कारण ऐसा लगता है कि क्राइस्ट अपनी बाहों को फैलाकर नीचे रियो डी जेनेरियो शहर को गले लगाने के लिए तैयार है। निश्चय ये क्राइस्ट के स्नेही, प्रेम भरे और क्षमाशील स्वभाव पर सटीक बैठता है। जी नहीं, क्योंकि पहले इस क्राइस्ट के हाथ सामान से लदे हुए थे भाई। मूर्ति को ब्राजीलियाई लोगों के एक समूह द्वारा कमीशन किया गया था, जिन्हें डर था कि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्राजील को कम ईश्वर भय वाला राष्ट्र बनने का खतरा था। उन्होंने मूर्ति को ईसाई धर्म की ओर से रियो को पुनः प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा। हेटर द सिल्वा कोस्टा ने ओरिजिनल डिजाइन में यीशु के एक हाथ में एक विशाल क्रॉस और दूसरे में ग्लोब था। हालांकि ये शायद सिंबॉलिक था, मुझे नहीं पता, या शायद क्राइस्ट की जिम रूटीन। पर यह मानना पड़ेगा कि यह अभी के डिजाइन की तुलना में बहुत व्यस्त दिखता है। यहाँ तक कि उस समय के लोगों ने भी इसका मजाक उड़ाया, इसे अबोल स्मारक के साथ साथ कम उत्साही क्राइस्ट करार दिया। द सिल्वा कोस्टा ने आखिरकार कार्लोस ओसवाल्ड नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया और साथ में उन्होंने फैसला किया कि क्राइस्ट खुद क्रॉस जैसा दिखे। ये हुई ना क्रिएटिव बात, पर शायद वो इतिहास में सबसे विनाशकारी भीड़ साफ करने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की वीडियो, जहां हमने मैनहट्टन एक टोकरे के नीचे देखा, व्हाइट हाउस पर एक चिकन देखा और माउंट रशमोर का अधूरापन भी। आपका पसंदीदा डिजाइन कौन सा था? क्या आप किसी लैंडमार्क का डिजाइन बदलना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।